अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट हाफ बुक मॉक टेस्ट का ये लेक्चर नंबर 3 है। तो आज हमने 51 से 65 एमसीक्यूज वो हमने सॉल्व करने हैं। आवाज आ रही है ना आपको? जी सर। जी सर। सबसे पहले एमसीक्यू है, इफ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 0 is moving with uniform acceleration 8 meter per second square, the distance traveled by it in fifth second will be। हमारा यहाँ पे बताओ कौन सा फार्मूला यूज होगा। ये हमने कल फार्मूले डिस्कस किए हैं। जी सर, वो तो एस एन इज इक्वल 2n-1 वाला। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर किसका जिक्र हुआ है? फिफ्थ सेकंड का। तो जब भी फिफ्थ थर्ड वगैरह का वर्ड आ जाए तो फिर हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है? एस एन इज इक्वल टू, फार्मूला लिखवाएं, यू, यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, प्लस U माइनस A अपॉन 2। जी, u माइनस a बाय 2 और 2n यू माइनस। माइनस नहीं, यू प्लस है, A/2 और 2n-1। तो अब देखिए यहाँ पे हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यू हमारा 0 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 8। तो वो 8 हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 8/2, और एन की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी है? फिफ्थ सेकंड। तो 5 2 जार कितना हो गया? 10। 2 इंटू 5 -1। तो यहाँ पर फिर हमारा हो जाएगा 8/2 का आंसर क्या आ जाएगा? 4। और 5 2 जार 10, 10-1, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 9। 9 4 जार 36, तो इसका फिर आंसर क्या आ जाएगा? 36 मीटर। क्लियर है ये हमसे? 52 एमसीक्यू है हमारे पास। A car moving with the velocity of 10 meter per second can be stopped by the application of a constant force F in a distance of 20 meter. If the velocity of the car is 30 meter per second, it can be stopped by this force। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन में क्या वर्ड आ रहा है? बार बार स्टॉप्ड का वर्ड आ रहा है। यहां पर भी स्टॉप का वर्ड है, फिर वो कह रहा है यहां पर भी उसने क्या वर्ड यूज किया? स्टॉप का फोर्स, डिस्टेंस। तो जब किसी फार्मूले में आ जाए ना स्टॉपिंग या स्टॉप, तो इसका मतलब यहां पर हमने क्या यूज फार्मूला हमने करना है? स्टॉपिंग डिस्टेंस का। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारा किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कौन बताएगा? स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बार बार ना स्टॉप का वर्ड यूज हुआ है। तो जब किसी क्वेश्चन में बार बार स्टॉप का वर्ड यूज होगा और आपको वेलोसिटी दी जाए, तो इसका मतलब वहां पर स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला यूज करना है। तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारा होता है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब देखिए हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर फिर हमने क्या मालूम करना है? पहले हमें वेलोसिटी दी हुई है, क्या कार मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड कैन बी स्टॉप्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। और जो पहला डिस्टेंस वो कितना? 20 मीटर। फिर वो कहता है कि वेलोसिटी अगर 30 मीटर पर सेकंड हो जाए तो फिर हमने इट कैन बी स्टॉप्ड बाय दिस फोर्स, तो फिर हमने क्या मालूम करना है? डिस्टेंस मालूम करना है। तो इसकी क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा? S1 डिवाइडेड बाय S2। क्योंकि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वो S1 अगर ऊपर है तो U1 भी ऊपर होगा, और अगर S2 नीचे है तो U2 भी क्या होगा? नीचे होगा। और चूंकि स्क्वायर है तो यहां पर मैं पूरे का स्क्वायर ले लेता हूं। तो U1 हमारे पास 10 और U2 हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड, और S1 हमारे पास 20 मीटर।
ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस फार्मूला एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर होता है। तो फिर हमारे पास जो S1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये 20 मीटर है ना। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 20, और S2 हमने मालूम करना है, S2। ये फार्मूला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आया है। सर ये जो हमने ये क्वेश्चन, फार्मूले कहाँ से डिराइव किए हैं? ये फार्मूला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आया है। 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर, वहां से ये फार्मूला निकला है। विशाल समझ आई? जी सर समझ आ गए। ये आप इनको ना शॉर्टकट्स बोलते हैं। तो इनको जब आप डायरेक्ट आपने इनको यूज करना होता है। तो U1 हमारा 10 और U2 हमारा कितना है, 30 है, 30। यहां पर हम शॉर्टकट लगा लेते हैं इसको सॉल्व करने के बजाय। यहाँ पर ना आप ये तरीका रहने दें, तो डायरेक्ट आपने इसको शॉर्टकट यूज कर ले। वहां से ये MCQ विद इन 5 सेकंड सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला हम वही लगाएंगे कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U स्क्वेयर। अब देखिए पहले U कितना था, 10 मीटर पर सेकंड। अब U कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकंड। तो U में कितना इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंट, कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है? 20 टाइम। 20 टाइम्स। ये 10 और ये 30। सर 3 हाँ जी, 3 टाइम्स यूज 3 हुआ है। सर। हाँ 3। जी, तो फिर S का मतलब है कि S विल बी 9 टाइम्स इंक्रीज होगा, क्योंकि 3 टाइम्स इंक्रीज हुई है ना वेलोसिटी। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी को अगर हम 3 टाइम इंक्रीज करें, तो हमारा जो स्टॉपिंग डिस्टेंस वो कितने परसेंट, वो कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, 9 टाइम्स। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 20 मीटर। तो 20 मीटर का 9 टाइम्स कितना होता है, कौन बताएगा? 20 मीटर का 9 टाइम्स कितना होता है? सिंपल सा तरीका है, आप क्या करें, 9 से मल्टीप्लाई सर कर दें। 180। हाँ जी, 9 से 180। क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपने 2 टाइम्स निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 टाइम्स निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो चूंकि हमने 9 टाइम्स निकालना है, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 180 मीटर। ये MCQ क्लियर है? जी सर। MCQ नंबर 53 हमारे पास, a car moving with the speed of 40 किलोमीटर पर आवर can be stopped by applying brakes after at least 2 meter if the same car is moving with the speed of 80 किलोमीटर पर आवर, what is the minimum stopping distance? तो यहां पर भी क्या बोला गया है, सर स्टॉपिंग फार्मूला मतलब यूज वही हम स्टॉपिंग डिस्टेंस यूज करेंगे। करेंगे ना, क्योंकि यहां पर भी क्या वर्ड यूज हो रहा है, स्टॉप्ड। स्टॉपिंग। तो यहाँ पर फिर हमने क्या यूज करना है, स्टॉपिंग। यहाँ पर उसने तो मेंशन कर दिया है, यहाँ पर उसने क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया कि व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। जो पिछला क्वेश्चन था ना, वहां पर उसने मेंशन नहीं किया था। तो यहाँ पर आपको खुद ही मतलब कॉमन सेंस से आपने यूज करना है। तो अब वही ट्रिक हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। पहले वेलोसिटी कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, और अब वेलोसिटी कितनी होगी, 80 किलोमीटर पर आवर।
तो वेलोसिटी में कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है? 2 टाइम 2 टाइम्स। तो फिर यानी कि डिस्टेंस में कितना इंक्रीज होगा? 4 टाइम 4 टाइम्स। तो ये हमारे पास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए ये फार्मूला जो पहले मैं मेथड यूज कर रहा था ना, जैसे मैंने आपको बताया था S1 डिवाइडेड बाय S2, फिर U1 डिवाइडेड बाय U2 होल का स्क्वायर। अब जो इस ट्रिक को यूज वो नहीं जानते होंगे, वो क्या करेंगे, वो लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस करेंगे। और अगर आप उस तरह जो मैंने पहले मेथड यूज किया था ना, अगर आप वो यूज करो तो आपका तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लग जाते हैं। या अगर बहुत आप फास्ट भी हो मैथ में तो आपका 1 मिनट तो पक्का लग जाएगा। लेकिन अगर आपको ये ट्रिक आती है तो इसका मतलब है आप ना वही आप 5 सेकंड में आप इसका आंसर ले सकते हैं, ऐसे ही है ना। तो यानी कि फिर जो डिस्टेंस में उसने कितना इंक्रीज हुआ है 4 टाइम्स। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो शॉर्टकट्स होते हैं इनको आपने सीखना होता है। तो जब आपको ये शॉर्टकट्स इनको जब आपकी अच्छी खासी आप प्रैक्टिस करोगे तो ये शॉर्टकट्स आपको जब बहुत अच्छी तरह याद हो जाएंगे तो फिर वही सवाल जो आप बहुत देर लगा के करते हैं वो आप फौरन करना शुरू कर देंगे। तो अब देखें जो डिस्टेंस है वो पहले कितना था, 2 मीटर। तो हमने डिस्टेंस को कितना बढ़ाना है, 4 टाइम्स बढ़ाना है। तो फिर हम क्या करेंगे, 4 को पहले डिस्टेंस कितना था, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 मीटर था। 2 था तो पहले डिस्टेंस हमारा 2 था, फिर 4 से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इससे मैं ठीक कर लूं। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 मीटर। अगर 8 आप उसमें मीटर उस फार्मूले से भी करेंगे ना तो यही आंसर आएगा 8 मीटर। 54 है, a body starts from rest. What is the ratio of the distance traveled by the body during the 4th and 3rd second? तो यहाँ पे उसने बोला 4th और 3rd सेकंड उसने मेंशन किया है। तो फार्मूला सबसे पहले हमारा क्या लगेगा, मिसबा आप बताओ। ये फार्मूला हमने पहले किया हुआ है, अभी इसी लेक्चर में हमारा ने बताया है। ये फार्मूला यूज करेंगे मिसबा, 2n। क्योंकि जब भी मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह का वो मतलब वर्ड यूज हो तब आप ये फार्मूला यूज करेंगे। तो वो कह रहा है कि आपने रेशियो बतानी है 4th और 3rd सेकंड में। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि 4th सेकंड में और जो इनिशियल वेलोसिटी वो हमारी 0 है। तो फिर हमारा एस एन का फार्मूला क्या बन जाएगा, और एक्सेलेरेशन की उसने वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, नहीं दी हुई। तो एक्सेलेरेशन उसने हमें वैल्यू नहीं दी हुई, तो डायरेक्ट हम, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हमने एक्सेलेरेशन को वैल्यू ना दे फिर हमने डायरेक्ट क्या यूज करना है, तो 2n-1 लगाएंगे। हाँ जी, फिर हम a-1 आ जाएगा। हाँ जी a/2 को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ये हमने कल फार्मूला 0 हो हमने, जाएगा। हाँ जी हमने कल भी ट्रिक यूज की जी थी कि अगर आपको जी एक्सेलेरेशन की वैल्यू नहीं दी जाती तो आपने उसको यूज नहीं करना। तो एक हमारे पास n की वैल्यू 4 और एक n की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो व्हेन, तो ये भी बात याद रखनी है कि 4 पहले आ रहा है तो 4 ऊपर आएगा, और 3 बाद में आ रहा है तो 3 नीचे आए। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। ये ना हो कि अपनी जज्बात में बहकर आप बोले कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन है तो उसको 3 को ऊपर रख दे, 4 को नीचे रख ले, वो फिर आपका गलत हो जाएगा। तो सम टाइम हमें ना क्वेश्चन आता भी होता है तो हमें वो जज्बात में बह कर ना हमें वो पता ही नहीं चलता, हम गलत कर जाते हैं। तो जब n की वैल्यू 4 होगी, 4 2 8, 8 - 7, तो n की, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो जब n की वैल्यू हमारे पास 3 होगी तो तब हमारे पास एस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 2 6, 6 - 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो हमने आप देखिए अगर आप 3 और 4 की रेशियो लें तो फिर आंसर क्या आता है, 5/7। तो अगर आप 4 और 3 की रेशियो ले तो तब आंसर क्या आता है, 7/5। तो इन दोनों में फर्क है। अगर आप 5/7 करें तो आपका गलत होगा, अगर आप 7/5 करेंगे तब जाके ठीक होगा। तो एमसीक्यू क्लियर है। जी सर।
MCQ नंबर 55 है, फॉर अ मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इफ द बॉडी इज नॉट मूविंग द एक्सेलेरेशन, if the body is not moving, the acceleration is necessarily zero. और second option है कि if the body is slowing, the retardation is negative. If the body is slowing, the distance is negative. If the displacement, velocity and acceleration at that instant are known, we can find the displacement. तो इसका क्या आंसर होगा? पहला वो कह रहा है कि बॉडी मूव कर रही है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो पहला ऑप्शन हमारा कहता है कि इफ द बॉडी इज नॉट मूविंग, अगर बॉडी रुकी हुई है, मूव नहीं कर रही, द एक्सेलेरेशन इज नेसेसरली जीरो, तो एक्सेलेरेशन उसका हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। तो हमने पढ़ा था कि जब बॉडी रुकती है, जब बॉडी मूव करते हुए रुक जाती है, तो उसका एक्सेलेरेशन हमेशा जीरो नहीं होगा। तो यानी कि पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। इफ द बॉडी स्लोइंग, अगर बॉडी स्लो हो रही है, द रिटार्डेशन इज नेगेटिव, तो रिटार्डेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा, ये सही है। इफ द बॉडी इज स्लोइंग, द डिस्टेंस इज नेगेटिव, तो जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो फिर वो कहता है कि इफ द बॉडी, इफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन एट दैट इंस्टेंट आर नाउन, वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो ये आई थिंक इस क्वेश्चन में ना सही तरह लिखा नहीं है, इसमें कोई मिस्टेक है, या मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, या फिर ऑप्शन में कोई मिस्टेक है। ये सेकंड नंबर वाला हो सकता है सर। हाँ जी, ये तो हो सकता है, क्योंकि बॉडी स्लोइंग तो एक्स दो रिटार्डेशन नेगेटिव ही होगा। और जो ऑप्शन नंबर लास्ट डी वाला है, समझ, वही कह रहे हैं, यहाँ पे ये लिखा वाला हुआ है थोड़ा इफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट आर नाउन, तो वो पहले बता भी रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, फिर वो कह रहा है कि हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक सो इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। चेक हो गया। इसका लास्ट वाला ठीक है। वो कैसे? आपने बोला है ना कि ये रिटार्डेशन, कोई बॉडी स्लो करती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करती है। उसने सही ये सही तो नहीं बताया ना, उसने तो एक्सेलरेशन सही बताया है। हाँ जी, आपने सही आइडेंटिफाई किया है कि वेलोसिटी जब कम हो रही हो, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो बॉडी क्या करे, उसमें रिटार्डेशन ही पैदा हो, क्योंकि ये अगर बॉडी नेगेटिव एक्सेलेरेशन, नेगेटिव एक्स एक्सेस में जा रही है, अब देखें ना, अगर ये हमारा एक्सेस होता है, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, तो अगर बॉडी 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है पहले, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अगर बॉडी वापस मुड़ना शुरू कर दे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? टूवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सेस, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? -3 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि पहले उसकी वेलोसिटी +3 मीटर पर सेकंड थी, फिर वो उसने वापस मुड़ना शुरू कर दिया, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? -3 मीटर पर सेकंड। यानी कि उसकी वेलोसिटी अब कम हो गई है, क्योंकि +3 बड़ा है और -3 छोटा है। तो जरूरी नहीं है कि जब बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही हो तो उसका में हमेशा रिटार्डेशन नेगेटिव ही हो। तो इसलिए फिर हमारा ए भी नहीं हो सकता, बी मैंने अभी एक्सप्लेन किया, सी भी नहीं है, तो इसका मतलब फिर पीछे क्या बचता है? डी। तो फिर यही हमारा आंसर है। क्लियर है एमसीक्यू? और इसकी इक्वेशन भी एक थी, हमने पढ़ी x इज इक्वल टू एक्स नॉट वाली, वो काइनेटिक थ्योरी वाली, काइनेमेटिक्स में, क्या इक्वेशन है? सेकंड हाफ काइनेमेटिक्स। वो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन हाफ है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यूटी और प्लस हाफ जीटी का स्क्वायर था, पता नहीं एटी का स्क्वायर था वो। चलिए, हमारा आंसर तो आ गया ना। 56 है, a truck and a car are moving with equal velocity. On applying the brakes, both will stop after certain distance. Then, तो यहाँ पर सलीम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ट्रक चलिए, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं हो रहा है, वैसे थ्योरेटिकल है। ट्रक विल कवर लेस डिस्टेंस बिफोर रेस्ट, कि वो कह रहा है, पहले वो कह रहा है कि ट्रक और कार की मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी, दोनों इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, बोथ विल स्टॉप आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस, तो दोनों जो है ना आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस क्या होते हैं? वो रुक जाते हैं। तो वो फिर कहते हैं कि ट्रक विल कवर लेस डिस्टेंस बिफोर रेस्ट,
कार विल कवर लेस डिस्टेंस बिफोर रेस्ट, बोथ विल कवर इक्वल डिस्टेंस, तो कौन डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? राबी आप बताओ। कार। इसका फार्मूला हमने पढ़ा है, वो इक्वेशन फर्स्ट आप यूज करके आए हैं ना वहां पर, u इज इक्वल टू 2s, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s 2as, वो वाला जिसमें s जो है हमारे पास, इसमें a की जगह पे हम वैल्यू निकाल देंगे f/m और हमारा s इज इक्वल टू बन जाएगा u स्क्वायर m/2f। और इसमें हम ये बताते हैं कि s जो है आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। ये फार्मूला कहाँ से है, कोई बता सकता है? ये फार्मूला नहीं, दूसरा फार्मूला है, s इज इक्वल टू, जो इक्वेशन नहीं पढ़ी थी हमने सेकंड इक्वेशन, s ऐसे इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू u का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी हमने वो जीरो कर दी थी ना, वो वाला, ये वो फार्मूला है। s चांद पे इसकी जो वैल्यू दी गई है ना, s इज इक्वल टू u स्क्वायर है, m है और साथ में बटे में 2f है। तो वो 2f ही आ जाता है ना, जो 2 है ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, फार्मूला वही बनता है ना। हाँ जी, तो हाँ ये जी, फार्मूला आया कहाँ से है, कोई बता सकता है? सेकंड इक्वेशन से। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो एफ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाता है एफ एस, और एफ एस को हम क्या बोलते हैं, वर्क नहीं बोलते। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, ये फॉर्मूला वहां से ड्राइव हो गया है। अब देखें यहाँ पर बॉडी क्या कर रही है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम हो, यानी कि वेलोसिटी हमारी यहाँ पर क्या हो गई है, कांस्टेंट है। और वो फिर कहता है कि इफ द ऑन अप्लाइंग द ब्रेक्स, जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स भी दोनों पे क्या लग रही है, इक्वल लग रही है ना। तो यानी कि हमारा एफ भी यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, तो यानी कि फिर यहाँ पर एस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मैस के। और ये एस हमारा कौन सा है, स्टॉपिंग डिस्टेंस है। तो जिसका मैस ज्यादा है उसको स्टॉप करने में हमें ज्यादा वो मतलब वो स्टॉपिंग डिस्टेंस कवर करेगा, और जिसका मैस कम है वो कम ट्रेवल करेगा। क्लियर है ये एमसीक्यू? स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब है कि वो ज्यादा मूव करेगा, उसको रोकने में हमें ज्यादा वो मतलब फोर्स लगानी पड़ेगी। क्योंकि कार का मैस कम है तो कार जल्दी रुक जाएगी, और जो ट्रक है उसका मैस ज्यादा है तो उसको रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स चाहिए होगी। तो ज्यादा फोर्स जब चाहिए होगी तो वो मतलब लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, कार विल कवर लेस डिस्टेंस बिफोर रेस्ट। ट्रक ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और कार कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्लियर है ये एमसीक्यू? बता दें क्लियर है कि नहीं? ये समझ रहे फार्मूला कहाँ, है। जी सर कहाँ से नहीं समझ आई? ये आपने फार्मूला जो लगाया है, s इज इक्वल टू 1/2 mv²/f, जी, ये समझ में नहीं आया। ये वर्क एनर्जी थ्योरम से आया ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है हमारे पास, वर्क W इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जी जी। तो वर्क किसके इक्वल होता है, f डॉट डी एस। 4 से 2 f d। तो यानी कि एफ एस हो गया। जी सर।
और काइनेटिक एनर्जी हम क्या हाफ एम वी स्क्वायर। 1/m। ठीक है यार, ठीक ठीक। तो यहाँ से आप एस निकाल लें तो ये एफ क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सही है। अब क्लियर है सबको? अल्लाह के बंदा बोल दिया करो। उधर इधर फोर्स कांस्टेंट है, हाँ, फोर्स क्योंकि वो कह कांस्टेंट रहा है है, इस हाँ वजह से। जी, वो कह रहा है कि पहले तो वो बात कर रहा है कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो यू हमारा कांस्टेंट हो गया। फिर वो कहता है ऑन अप्लाइंग द ब्रेक्स, जी तो सर। दोनों पे जो ब्रेक है वो अप्लाई हो गई है, दोनों पे ब्रेक्स अप्लाई होते, मतलब फोर्स भी हमारी कांस्टेंट है। तो जब फोर्स तो कांस्टेंट है, यहाँ यू पे जो जी स्क्वायर होगा वो 0 हो जाएगा। बी भी हमारा कांस्टेंट है और एफ भी हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो हमने इसको छेड़ना ही नहीं है। F, तो तो एस ये किस दोनों पे 0 हो डिपेंड जाएगा। कर रहा है? एम पे डिपेंड छेड़ना, कर रहा है, ठीक है ठीक। क्योंकि हमारा बी भी मास कांस्टेंट पर, है, एफ भी कांस्टेंट है। तो एस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? एम के। ठीक है। तो जितना एम ज्यादा होगा उतना स्टॉपिंग मास के। डिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना एम कम होगा उतना स्टॉपिंग डिस्टेंस एक क्या मिनट होगा? सर, कम होगा। तो कार का मास कम है तो उसका ये डिस्टेंस सर कम एक मिनट, होगा। जी ये तो लिखो, ये लिखवा दे। क्या? ये सर मास क्या होगा, ज्यादा होगा तो स्टॉपिंग। ये रिलेशनशिप क्या बता रहा है सलीम? एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम क्या बता रहा है? मतलब मास ज्यादा होगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा होगा। अच्छा ठीक है, ठीक सही है। तो ट्रक का मास ज्यादा है ना, तो उसका और स्टॉपिंग मास डिस्टेंस कम होगा ज्यादा तो होगा। जी, ज्यादा होगा। ठीक है सर। स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब क्या है? उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और स्टॉपिंग डिस्टेंस कम होने का मतलब उसका डिस्टेंस कम है, या स्टॉपिंग में जाओ ही ना। सिंपल आप ये रख लो ना कि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है, यानी जिसका मास कम है उसका डिस्टेंस भी कम ट्रेवल करेगा। और जिसका, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो अगर जिसका मास ज्यादा है तो उसका जी डिस्टेंस सर भी बस। ज्यादा होगा। तो कार का मास कम है तो कार का डिस्टेंस लेस होगा, और ट्रक का डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। जी सर। 57 है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टाइम इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, ये हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। द टाइम इन सेकंड्स एट विच द पार्टिकल विल अटेन जीरो वेलोसिटी। तो हमने क्या बताना? हमने वो टाइम बताना है जब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालनी है? हमने वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू डी एस अपॉन टी। डी एस अपॉन टी। अपॉन टी। तो यानी कि इसका हमने क्या लेना है? डेरिवेटिव ले लेना है। तो डी ओवर डी टी, और एस हमारा कितना है? 6t² माइनस t³। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? सारी क्लास चुप करके बैठी हुई है, पता नहीं आज क्या 12t माइनस 3t स्क्वायर। टू कोई 12 क्लास यार। में आज हाँ कंट्रीब्यूशन नहीं है आपकी। सही है। तो ये आ जाएगा 12 12t माइनस 3t स्क्वायर। माइनस 3t 3t स्क्वायर। स्क्वायर। 3t स्क्वायर। सही। तो वो हमने क्या पावर 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। हाँ जी, तो हमने क्या बताना है कि जब वेलोसिटी जीरो होगी, तो वेलोसिटी जीरो कब होती है? टी की वैल्यू क्या पुट करें कि वेलोसिटी जीरो हो जाए? आप चेक कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज यूज करके। अगर हम टी की वैल्यू 4 पुट करें जी सर, टी की वैल्यू तो v इज इक्वल टू 12, ए की जगह पर 4 पुट किया, क्योंकि वो हमसे पूछ रहा है कि वो टाइम बताएं। वो कह रहा है कि द टाइम इन सेकंड्स एट विच, वो टाइम हमें बताया कि जिस पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो जीरो इसलिए हो फिर जाए। हमने रैंडम वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमने v का आंसर जीरो लाना है। तो t अगर हम 4 पुट करें तो फिर हम देखते हैं कि इसका आंसर जीरो आता है कि नहीं आता। तो 4 का स्क्वायर, जी सर, आंसर 4 ही है। तो 12 4 से कितना होता है? 12 6 48। 48। तो 4 4 16, 16 3 48।
जी सर। तो इसका 14 फिर आंसर माइनस क्या आ जाता है? 0 के बराबर। 0। तो जीरो यानी कि वेलोसिटी 0 किस पर होती है? यहाँ पर जब टाइम टी इज इक्वल हमारा, टू 4। हाँ जी, जब टाइम हमारा 4 सेकंड हो। तो इसका फिर आंसर होगा 4 सेकंड्स। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके प्यास के कायदे आज़म वगैरह जितने भी टेस्ट होते हैं ना, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं बड़ी मेहनत करके खुद बनाता हूँ, क्वेश्चन को रीड करता हूँ, जो मुझे क्वेश्चन अच्छा लगता है वो मैं लिखता हूँ। तो ये जो सारे मॉक टेस्ट या क्विजेज मैंने आपके लिए हुए हैं ना, तो इनको आप एक एक एमसीक्यू आप खुद सॉल्व करें। तो ये ना करें कि ये जो नहीं आता अल्लाह के रास्ते पर छोड़ दे, इन एमसीक्यूज को करें ताकि आपके कंसेप्ट है वो क्लियर हो। क्योंकि जो भी आप कम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो आपके जो कंसेप्ट है यहाँ ये आपको हेल्पफुल होंगे। तो 58 हमारे पास, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। वो मैं यहाँ पर खुद ही बता रहा है कि डिस्टेंस किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। देन पार्टिकल ट्रेवल्स विद, तो पार्टिकल ट्रेवल्स विद क्या करेगा? तो सबसे पहले तो हमें क्या वो उसने बताई हुई कंडीशन है कि एस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके पर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के। और हमने क्या बताना है? 4 हमारे पास ऑप्शन है कि देन पार्टिकल, वो कहते हैं कि अगर डिस्टेंस टाइम स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो जो बॉडी है या पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन से मूव करेगा, या डिक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? हमें इसको वेलोसिटी एक्सेलरेशन के टर्म्स में हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें, इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखें ताकि हमारे पास एक्सेलरेशन या वेलोसिटी की वैल्यू आ जाए। तो प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया तो उसकी जब हमने के कांस्टेंट लिखा तो क्या बन जाता है? के टी स्क्वायर। तो अगर हम वेलोसिटी लेते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डी एस अपॉन डी टी। ये सब dt हो जाएगा। तो इसका फिर आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 KT। जी सर। 2 KT। तो क्या यहाँ पर मैं स्टॉप कर दूं या आगे मजीद जाऊं? स्क्वायर ऑफ द यहाँ पे स्टॉप कर दूं कि आगे जाऊं? यहाँ वैल्यू पुट करेंगे सर के की। अब वो देखिए अगर हमारे ठीक पास है। ऑप्शंस में, अगर हमारे पास ऑप्शन में एक्सेलरेशन ना होता, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी दी होती चारों ऑप्शंस में, फिर हमने यहाँ पर स्टॉप हो जाना था, ठीक है। और फिर हमारा आंसर क्या होना था? वेरिएबल वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास आंसर में क्योंकि वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी है, तो हमने हमारी जो फाइनल मंजिल फिर कहाँ पर होगी? एक्सेलरेशन पे होगी। तो इसका हम दोबारा फिर डेरिवेटिव लेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये ट्रिक है ये। अगर यहाँ पर चारों ऑप्शन हमारी वेलोसिटी होते तो यहाँ पर हमने खत्म कर देना था, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी आ गई है। तो चूंकि चार ऑप्शन में वेलोसिटी है तो उसके हिसाब से फिर हमने यहाँ पे इसको एंड कर देना था। इसके मुताबिक फिर हमने आंसर लगा देना था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन हमारे चारों ऑप्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन भी मौजूद है, तो लिहाजा हम यहाँ पर स्टॉप नहीं करेंगे बल्कि आगे जाएंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी बी अपॉन डी टी। अपॉन dt। जी सर। तो इसका फिर आंसर क्या आ जाएगा? 2K, क्योंकि टी का डेरिवेटिव क्या है? 1 है। मैंने आपको बताया था जिसकी पावर 1 हो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। तो ये 2K है। तो 2K हमारा क्या है? कांस्टेंट ना होगा, क्योंकि K हमारा कांस्टेंट जी है सर। और 2 वैसे कांस्टेंट है। तो इट मीन हमारा जो एक्सेलरेशन वो कौन सा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अच्छा वो जो सर t रिमूव हुआ है उसके पर जो पावर थी 2 1 के की, साथ मल्टीप्लाई करो, t के पर पावर 0 हो गई, इस वजह से 1 हो गया। टी की, चलिए इस तरह कर लें आप। हाँ ठीक है वो भी। समझ हाँ जी ठीक है। t के ऊपर पावर 1 है, उधर आ गया 2 के साथ, तो t हाँ के ऊपर जी, पावर हो गई 0, वो 1 हो गया। हाँ जी ठीक है। सही है सर। तो ए की इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका आंसर होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन सेम होते हैं।
ये एक कांस्टेंट कैसे हुआ? एक आंसर क्या आया है? ये 2k तो के हमारा क्या था कांस्टेंट, और 2 हमारा क्या है? 2 भी कांस्टेंट है, तो फिर एक्सेलेरेशन का कोफिशिएंट है आंसर इस क्या आ वक्त, जाएगा? कांस्टेंट ही होगा ना। कांस्टेंट। तो जी सर, कांस्टेंट जी एक्सेलेरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन एक ही बात है। जी जी। 59 है, कंसीडर द एक्सेलेरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ टेनिस बॉल एज इट फॉल्स टू द ग्राउंड एंड बाउंस बैक। पहले वो ग्राउंड पे फॉल करते हैं, फिर वो ऊपर ठप्पा खा के वो फिर ऊपर जाते हैं। डायरेक्शंस ऑफ विच दीज चेंजेस इन द प्रोसेस। क्या वेलोसिटी से डायरेक्शन चेंज होगी? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी? किसकी डायरेक्शन चेंज होगी? कौन बताएगा? राबिया आप बताओ। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की। तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं होगी? अब देखिए, ये हमारे पास बॉल है ना, तो ये नीचे फॉल कर रही है, तो पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो जिस हाँ डायरेक्शन जी में बिल्कुल, फिर आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। और डिस्प्लेसमेंट एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होती है, क्योंकि ये बॉडी हवा में मूव कर रही है। तो जब हवा में मूव करते हैं तो क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। फ्री फिर फॉल। ठप्पा खा के ऊपर जाती है। तो जब ऊपर जाती है बॉल, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड, अपवर्ड हो गई। अपवर्ड अपवर्ड, होगी। डाउन, अपवर्ड हो गई। एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड होगी। और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर क्या होगी? जब बॉडी अपवर्ड जाती है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। अपवर्ड डाउनवर्ड क्यों नहीं? डाउनवर्ड होगी, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जब डाउनवर्ड। ऊपर जाती है ना, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज हो, तो जी, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन की वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। अपोजिट हो जाएगी, ठीक है सर। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ऊपर से नीचे आ रही है ना, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। जब सेम बॉडी होती ऊपर है। जा रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो जब डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की जी डायरेक्शन जी, अपोजिट होती है। लेकिन अपोजिट होती ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कोई यहाँ पर भी डाउनवर्ड थी और यहाँ पर भी डाउनवर्ड है है, पहले भी। क्योंकि जी है हमारे पास, स्मॉल सुविधा। जी। तो उसके डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? डाउनवर्ड जी होगी। सर, तो नेक्स्ट डाउनवर्ड सेशन है। में अब एमसीक्यू कर लें या प्रेजेंटेशन ले लें? क्या कहते हैं? क्योंकि